सोचिए, एक रात आप आसमान की तरफ देखते हैं। तारे चमक रहे हैं। वो असीम ब्रह्मांड जहां हर तारे के पीछे एक कहानी छिपी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे सिर्फ देखने के लिए नहीं हैं? ये हमारी कॉलोनी हो सकते हैं। हाँ, हमारी अगली मंजिल। पर क्यों? क्या हमारा प्यारा नीला ग्रह पृथ्वी काफी नहीं है? आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जहां हम जानेंगे कि दूसरे ग्रहों को खोजना सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं, बल्कि हमारी जरूरत, हमारा भविष्य और हमारी पहचान है। और इस कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलो पहले अपनी जमीन पर आते हैं। पृथ्वी, हमारी माँ, ये वही ग्रह है जिसने हमें हवा दी, पानी दिया और जीवन दिया। लेकिन आज हम इस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हम इसे खुद बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया की आबादी 8 अरब से ऊपर पहुंच चुकी है। हर दिन हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं, खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी और जीने के लिए ऊर्जा। लेकिन पृथ्वी के पास लिमिटेड संसाधन हैं। और अगर ये खत्म हो गए तो क्या हम इंतजार करेंगे कि कोई चमत्कार हो, या हम विकल्प ढूंढेंगे? और यही कारण है कि वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। हमारे डीएनए में ही जिज्ञासा है। अगर आप इतिहास देखें तो हमारे पूर्वज कभी गुफाओं से बाहर निकले, कभी समंदर पार किया, तो कभी आसमान छूने की कोशिश की। तो सवाल ये है, ब्रह्मांड में आगे क्या है? दूसरे ग्रहों को खोजना ये कोई नई बात नहीं है। गैलीलियो ने सबसे पहले बताया कि हमारे सूरज के अलावा भी दूसरे तारे और ग्रह हैं। फिर आया केपलर, जिसने ये दिखाया कि हमारे जैसे ग्रह ब्रह्मांड में बहुत आम हैं। और आज नासा के पास ट्रांजिट मेथड है। सोचिए, आप एक स्टार को देखते हैं। अगर उसकी चमक थोड़ी कम हो और फिर बढ़े तो हो सकता है कि कोई ग्रह उसके सामने से गुजरा हो। इसे ट्रांजिट मेथड कहते हैं। ऐसे ही हजारों ग्रह खोजे गए हैं। अब डिटेल में बात करते हैं कि हम ये ग्रह कैसे खोजते हैं। इसके लिए वैज्ञानिक कई तरीके अपनाते हैं। 1. ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड सबसे प्रभावी और सामान्य तरीका है जिसका उपयोग हजारों ग्रहों की खोज के लिए किया गया है। क्या होता है ट्रांजिट मेथड? जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उस तारे की चमक थोड़ी कम हो जाती है। ये प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे कोई छोटा बादल सूरज के सामने आ जाए और उसकी रोशनी थोड़ी मंद हो जाए। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. वैज्ञानिक किसी तारे की चमक को लगातार मापते हैं। 2. जब भी उस तारे की चमक थोड़ी घटती है और फिर बढ़ती है तो ये संकेत हो सकता है कि कोई ग्रह उसके सामने से गुजरा है। 3. ये प्रक्रिया बार बार होती है जिससे ग्रह की कक्षा और उसका आकार पता लगाया जा सकता है। उदाहरण, नासा के केपलर टेलीस्कोप ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके हजारों ग्रहों को खोजा है। ट्रांजिट मेथड से हमें ग्रह का आकार, कक्षा की अवधि और यहां तक कि उसके वातावरण की जानकारी मिल सकती है। सीमाएं। ये तरीका तभी काम करता है जब ग्रह तारे के सामने से गुजरे। यदि ग्रह की कक्षा ऐसी हो कि वह तारे के सामने से न गुजरे तो इसे इस तरीके से नहीं देखा जा सकता। 2. रेडियल वेलोसिटी मेथड। ये तरीका ग्रेविटी के सिद्धांत पर आधारित है और अक्सर ट्रांजिट मेथड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है रेडियल वेलोसिटी मेथड? जब कोई ग्रह किसी तारे की परिक्रमा करता है तो उसकी ग्रेविटी तारे को थोड़ा बहुत अपनी ओर खींचती है। इससे तारे की स्थिति में हल्का सा झुकाव या डगमगाहट होती है। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. वैज्ञानिक तारे की रोशनी का विश्लेषण करते हैं। 2. यदि तारे की रोशनी में डॉपलर इफेक्ट दिखाई देता है, मतलब कभी उसकी रोशनी लाल रंग की ओर खिसकती है और कभी नीले रंग की ओर, तो ये संकेत है कि तारा डगमगा रहा है। 3. ये डगमगाहट बताती है कि तारे के चारों ओर कोई ग्रह घूम रहा है। उदाहरण, HARPS हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर नामक उपकरण ने इस तकनीक से कई ग्रह खोजे हैं। सीमाएं। यह विधि बड़े ग्रहों का पता लगाने में अधिक सक्षम है। छोटे ग्रहों के लिए इसकी संवेदनशीलता कम है। तारे और ग्रह की दूरी इस तकनीक को प्रभावित कर सकती है। 4. डायरेक्ट इमेजिंग। डायरेक्ट इमेजिंग, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, ग्रह की सीधी तस्वीर लेने की तकनीक है। यह एक चुनौतीपूर्ण लेकिन प्रभावशाली तरीका है। क्या होता है डायरेक्ट इमेजिंग? इसमें वैज्ञानिक ग्रह की सीधी तस्वीर लेते हैं, लेकिन ये काफी कठिन होता है क्योंकि तारे की तेज रोशनी के सामने ग्रह की रोशनी बहुत कम होती है। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. विशेष टेलीस्कोप और उपकरण तारे की रोशनी को ब्लॉक करते हैं। 2. तारे के आसपास के क्षेत्र का अध्ययन करके ग्रह की तस्वीर ली जाती है। उदाहरण, नासा का वेब टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप डायरेक्ट इमेजिंग के लिए उन्नत उपकरण हैं। इस तकनीक से बड़े और चमकीले ग्रहों की तस्वीरें ली जाती हैं। सीमाएं।
केवल बड़े ग्रह ही इस तकनीक से देखे जा सकते हैं। ग्रह और तारे के बीच की दूरी और रोशनी का अंतर बड़ी बाधा है। 3. ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग। यह तरीका एल्बर्ट आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है। क्या होता है ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग? जब एक तारा किसी अन्य तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी ग्रेविटी पीछे वाले तारे की रोशनी को थोड़ा मोड़ देती है। इस प्रक्रिया को माइक्रोलेंसिंग कहते हैं। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. वैज्ञानिक पीछे के तारे की रोशनी में बदलाव का अध्ययन करते हैं। 2. यदि बदलाव असामान्य हो तो ये संकेत हो सकता है कि बीच में एक ग्रह मौजूद है। उदाहरण, ये तकनीक उन ग्रहों को खोजने में मदद करती है जो बहुत दूर हैं और अन्य तरीकों से नहीं देखे जा सकते। सीमाएं। ये घटना दुर्लभ होती है और बहुत छोटे समय के लिए होती है। ग्रह की कक्षा और अन्य विशेषताओं का अध्ययन करना मुश्किल होता है। 4. एस्ट्रोमेट्री। एस्ट्रोमेट्री ग्रहों की खोज का एक पुराना लेकिन उपयोगी तरीका है। क्या होता है एस्ट्रोमेट्री? ये तकनीक तारे की स्थिति में बदलाव को मापती है। जब कोई ग्रह तारे के चारों ओर घूमता है तो उसकी ग्रेविटी तारे को हल्का सा खींचती है, जिससे तारे की स्थिति बदल जाती है। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. तारे की स्थिति को बार बार मापा जाता है। 2. यदि तारे की स्थिति में नियमित बदलाव होता है तो ये संकेत है कि कोई ग्रह तारे के चारों ओर घूम रहा है। सीमाएं। इस तकनीक के लिए बहुत संवेदनशील उपकरणों की आवश्यकता होती है। केवल बड़े ग्रहों का पता लगाना संभव है। 5. एटमॉस्फेरिक स्टडीज। ये तकनीक उन ग्रहों के लिए उपयोगी है जो पहले ही खोजे जा चुके हैं। क्या होता है वायुमंडलीय अध्ययन? यह विधि ग्रह के वायुमंडल का विश्लेषण करती है। कैसे काम करता है ये तरीका? 1. जब ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो उसकी वायुमंडल की गैसें तारे की रोशनी को अवशोषित करती हैं। 2. वैज्ञानिक इन गैसों के सिग्नेचर का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें मौजूद हैं। उदाहरण, इस तकनीक से यह पता लगाया जा सकता है कि ग्रह पर पानी, ऑक्सीजन या मीथेन जैसी जीवन के लिए जरूरी गैसें हैं या नहीं। सीमाएं। केवल बड़े ग्रहों के लिए प्रभावी। वायुमंडल का विश्लेषण जटिल होता है। इन तकनीकों का सम्मिलित उपयोग। अक्सर वैज्ञानिक इन सभी तरीकों का उपयोग मिलाकर करते हैं ताकि ग्रहों की खोज अधिक सटीक हो। उदाहरण के लिए ट्रांजिट मेथड से खोजे गए ग्रह की पुष्टि रेडियल वेलोसिटी मेथड से की जाती है। भविष्य की तकनीकें। इंटरफेरोमेट्री, 2 या अधिक टेलीस्कोप के डेटा को जोड़कर अधिक सटीकता से ग्रहों का अध्ययन। स्टारशेड, तारे की रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए एक छत्र जैसा उपकरण। स्पेस टेलीस्कोप्स, जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे उन्नत उपकरण भविष्य में और अधिक दूर ग्रहों की खोज करेंगे। अब बड़ा सवाल है कि क्यों? अगर पृथ्वी पर कोई आपदा हुई, चाहे वो एस्टेरॉयड हो, क्लाइमेट चेंज हो या कोई और, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें बस इंतजार करना चाहिए या कोई प्लान बी होना चाहिए? क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? शायद किसी और ग्रह पर जीवन हो। अगर हम उन्हें ढूंढ लें तो सोचिए ये कितना बड़ा बदलाव होगा। दूसरे ग्रहों पर पानी, खनिज और ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, और अगर हम उन्हें उपयोग कर सकें तो ये हमारी दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। दूसरा ग्रह ढूंढना मुश्किल है, वहां तक पहुंचना उससे भी ज्यादा मुश्किल, और वहां रहना, ये तो एक और चुनौती है। लेकिन इंसान की खासियत यही है, हम चुनौतियों से भागते नहीं, हम उनका सामना करते हैं। कल्पना कीजिए एक दिन हम वाकई एक नए ग्रह पर कदम रखें, वहां की जमीन को महसूस करें, वहां के आसमान में देखें, और ये सपना सच हो सकता है, क्योंकि जैसा कि रिचर्ड फेनमैन ने कहा था, हम जो भी देखते हैं वो समझा जा सकता है, और जो समझा जा सकता है उसे हासिल किया जा सकता है। तो अगली बार जब आप आसमान की तरफ देखें, तारे चमकते हुए देखें, तो याद रखें, ये सिर्फ रोशनी नहीं, ये हमारी संभावनाएं हैं, हमारे सपने और हमारी अगली मंजिल। अब सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए?